नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज सबसे पहले हम आपको यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उनके नाना याद दिलाने वाला विश्लेषण करेंगे। आज उनको उनके नाना याद दिलाएंगे, जैसे कहते हैं ना, नानी याद आ जाएगी उनको। आज इनको नाना याद दिलाएंगे, जिसे बांग्लादेश के कसाई का राजनीतिक पिता कहा जाता है। मतलब ढाका के कसाई से, बड़े कसाई कर रहे हैं ना, इनको ढाका के कसाई से मिलवाएंगे बेशरम बिलावल को। इसके बाद हम ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले 23 साल के क्रांतिवीर से आपको मिलवाएंगे, जिसके आखिरी शब्द हैं, मेरे मरने के बाद कुरान मत पढ़ना। उनसे क्या सीख सकती है दुनिया, और कट्टरपंथियों की कैसे क्लास आज लगाएगा ये 23 साल का क्रांतिवीर। ये विश्लेषण आप जरूर देखिएगा। इसके बाद हम यूरोप की मारामारी वाली महामारी, ये कट्टरता वाली महामारी है, मारामारी वाली महामारी का विश्लेषण करेंगे पूरे यूरोप में जो फैली हुई है। और साथ ही आखिर में हम आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं, बहुत जरूरी। क्या आपके बच्चे की टॉफी में कहीं बीफ तो नहीं है? आपके बच्चे की टॉफी में कहीं बीफ तो नहीं है? लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उनके कसाई नाना की याद दिलाएंगे। आज हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र के मंच और राजनीति की मर्यादा तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बिलावल भुट्टो ने इस बात का भी सबूत दे दिया कि दिवालिया हो चुके पाकिस्तान का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मानसिक स्तर कहां तक पहुंच गया है। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद अमर्यादित और बेशर्म टिप्पणी ऐसे वक्त में की है जब भारत विजय दिवस मना रहा है। तस्वीरें देख लेनी चाहिए थी। आज विजय दिवस भारत मना रहा है बिलावल भुट्टो को। आज यानी कि 16 दिसंबर के दिन 1971 में भारत से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने अंग भी गंवाया और इज्जत भी गंवाई थी। 2 टुकड़े कर दिए थे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के। आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी ने कुल 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 के दिन भारतीय सेना के पराक्रम की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान की क्रूरता, अत्याचार और एक कसाई से मुक्ति मिली थी। इसको ढाका का कसाई, बूचर ऑफ बांग्लादेश, बड़ा कसाई कर रहे थे ना आज बिलावल भुट्टो। आज उनको, बिलावल को उनके नाना याद आएंगे। इतिहास के पन्नों में आपने चंगेज खान, हलाकू, तैमूर लंग जैसे कसाईयों के बारे में पढ़ा होगा। क्रूरता की हदें पार कर दी थी इन्होंने। लेकिन आज आपको पाकिस्तान के एक ऐसे कसाई के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो को जरूर जानना चाहिए, जिसकी वजह से बांग्लादेश में एक ही रात में शमशान घाट तब्दील हो गया था। एक रात में 7,000 लोगों का कत्ल हुआ था। एक रात में 7,000 लोगों का कत्ल। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो को तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। नाम टिक्का खान, जिसे ये तस्वीर, बिलावल भुट्टो इसको पहचानते हैं। इसका नाम है टिक्का खान, जिसे बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। इस कसाई के सिर पर हाथ था भुट्टो परिवार का, बिलावल भुट्टो के परिवार का, उनके नाना का। लेकिन पहले आपको टिक्का खान के बारे में जानना चाहिए। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिलावल भुट्टो को असली कसाई से मिलवा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे क्रूर कट्टर कसाई, जिसने बांग्लादेश में क्रूरता की सारी हदें पार करी, एक रात में 7,000 लोगों को मार दिया। 1971 के युद्ध से पहले, ध्यान से सुनिएगा, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में विद्रोह तेज हो रहा था, तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति और तानाशाह जनरल याह्या खान ने टिक्का खान को बांग्लादेश भेजा। बांग्लादेश पहुंचते ही टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी पूर्वी पाकिस्तान। इस ऑपरेशन के तहत टिक्का खान के आदेश पर पाकिस्तानी सेना ने जो किया, तो इसको सबसे क्रूर कट्टर कसाई कहा जाता है। तो बिलावल भुट्टो को चेहरा जरूर याद होगा, उसे शायद ही कभी इतिहास भुला पाएगा। एक रिपोर्ट बताती है कि ढाका में तो एक ही रात में 7,000 लोगों को मार दिया गया था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, किसी को भी नहीं बख्शा गया। बल्कि रॉबर्ट पेन नाम के एक लेखक ने
अपनी किताब में लिखा कि 1971 में सिर्फ 9 महीने में कसाई किसे कहते हैं बिलावल भुट्टो, 9 महीने में बांग्लादेश में करीब 2 लाख महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 लाख 9 महीने में 2 लाख महिलाओं लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। इसे कहते हैं कट्टर कसाई। आज इंट्रोडक्शन जरूरी था और इस क्रूरता को भारतीय सेना ने वहां पर रोका। 16 दिसंबर यानी कि आज के दिन पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 20 दिसंबर को बिलावल भुट्टो के नाना प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश के इस कसाई को उसकी क्रूरता का सबसे बड़ा इनाम देते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। यानी कि ये तो कसाई, ये तो बूचर ऑफ बांग्लादेश, लेकिन फादर ऑफ ऑल बूचर कौन? बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्हें आप कसाईयों का बाप कह सकते हैं। बांग्लादेश का कसाई जुल्फिकार अली भुट्टो को कितना प्रिय था, यह कसाई इतना प्रिय था जुल्फिकार अली भुट्टो यानी कि नाना किसके? बिलावल भुट्टो के। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जनरल टिक्का खान के रिटायरमेंट के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1976 में टिक्का खान को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर सुरक्षा सलाहकार बनाया। इसके बाद जब जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया तो जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल टिक्का खान दोनों को नजरबंद कर दिया गया। फिर 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, नाना बिलावल भुट्टो की उनको फांसी हो गई। इसके बाद जब बिलावल भुट्टो की मां बेनजीर भुट्टो 1988 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो भी, कसाईयों का परिवार ऐसे नहीं कहा जाता, तो भी इस कसाई को, कट्टर कसाई को, क्रूर कसाई को, टिक्का खान को फिर से सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। यह बांग्लादेश के कसाई से सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भुट्टो परिवार की यह असलियत है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने वाले भुट्टो परिवार की एक और कड़वी सच्चाई आज जाननी चाहिए। दरअसल कट्टरता, धोखेबाजी, फरेब, भ्रष्टाचार भुट्टो खानदान का गुण रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही दरअसल 1965 में चोरी की तकनीक से परमाणु बम बनाने की शुरुआत कराई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही कहा था कि घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे, घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। यह जिहादी सोच थी इनके परिवार की, इनके नाना की, जुल्फिकार अली भुट्टो। यही जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान में इतने बदनाम हुए कि उनकी फांसी के बाद कोई आंदोलन तक नहीं हुआ था। इन्हीं बिलावल भुट्टो के नाना, उनकी मां 1971 में पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को छोड़ने के लिए घुटनों पर थे, गिड़गिड़ा रहे थे। 1971 में आज के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आगे गिड़गिड़ा चुके थे, गिड़गिड़ा रहे थे इनके परिवार। इन्हीं बिलावल भुट्टो के पिता भ्रष्टाचार की वजह से पाकिस्तान में मिस्टर 10% के नाम से कुख्यात है, मिस्टर 10% कहा जाता है। ऐसे परिवार से आने वाले बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हैं तो उन्हें यह बताना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक सेकुलर भारत, ये शब्द आपके लिए बड़े अनोखे होंगे बिलावल भुट्टो, कभी सुने नहीं होंगे। सेकुलर, डेमोक्रेटिक सेकुलर भारत, 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि हैं नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करती है। हम G20 होस्ट करते हैं और आप लोग ओसामा बिन लादेन को होस्ट करते हैं। पूरी दुनिया की जितनी कंपनीज हैं उनके जो हेड्स हैं वो लगभग इंडियंस हैं और पूरी दुनिया के जितने आतंकवादी संगठन हैं उनके आकाओं का संबंध पाकिस्तान से है। इस्लामिक मुल्क भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई दाग नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के जिस मंच पर बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे, उसी मंच से भारत ने बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान को झन्नाटेदार कूटनीतिक तमाचा मारा। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That we cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai. The world is not stupid, the world is not forgetful. यूनाइटेड नेशंस के विश्व मंच पर ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का वर्ल्ड प्रीमियर था। ये पाकिस्तान के मुंह पर भारतीय कूटनीति का झन्नाटेदार तमाचा था, जिसकी वजह से बेशर्म बिलावल कहे जाने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बौखला उठे। बेशर्म बिलावल के अंदर का मौलाना बिलावल
एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान का दिवालियापन बिलावल के सिर चढ़कर बोलने लगा और संयुक्त राष्ट्र के मंच की मर्यादा भूलकर प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने लगे। That Osama bin Laden is dead, but the Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. दरअसल पाकिस्तान ने खुद यूएन के मंच से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती को न्योता दिया था। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने बुधवार को यूएन के मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाया था और भारत पर ही आतंकवाद का आरोप लगाया था। हिना रब्बानी खार ने कहा था कि भारत आतंकवाद का इस्तेमाल करता है और बलूचिस्तान के उग्रवादियों को शरण देता है। इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाया And allow for the implementation of UN Security Council resolutions when it comes to the question of Kashmir. Prove that multilateralism can succeed. Prove that the United Nations Security Council, under your worthy presidency, can succeed. कटोरा कूटनीति के मास्टर पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा उठाया और जयशंकर के बाउंसर पर हिट विकेट हो गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन के मंच से पाकिस्तान टेरर पॉलिसी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जयशंकर ने कहा, जिस देश में दुनिया की मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की मेहमान नवाजी हो रही थी, जिस देश ने अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर उपदेश नहीं देना चाहिए। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती का चैप्टर यहीं क्लोज नहीं हुआ। यूएन के मंच से जो गलती कूटनीति के बेशर्म बिलावल ने की थी, वही गलती एक पाकिस्तानी पत्रकार कर बैठा। पाकिस्तानी पत्रकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि दक्षिण एशिया को कब तक वो आतंकवाद झेलना पड़ेगा जो नई दिल्ली, काबुल और पाकिस्तान से फैल रहा है। इसके बाद पाकिस्तान पर एक और जयशंकर स्ट्राइक हुई। You know, you're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, you know, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, you know, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. पाकिस्तान में इस जयशंकर स्ट्राइक से बिलावल भुट्टो संतुलन खो बैठे। कुछ समझ नहीं आया तो मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द निकलने लगे। This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. वैसे तो पीएम के खिलाफ बिलावल का बयान कूटनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन साजिशों में पीएचडी हासिल कर चुके पाकिस्तान और भुट्टो खानदान से शिष्टाचार की उम्मीद नहीं की जा सकती। बिलावल ने जिस गुजरात को लेकर पीएम को अपशब्द कहे, उसी गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर बिठाया हुआ है। और गुजरात से आगे बढ़े तो अब कश्मीर से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर में मोदी मोदी के नारे लगते हैं। यही बात बेशर्म बिलावल की बिलबिलाहट की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, बिलावल भुट्टो कैसे बांग्लादेश के, मतलब उनके परिवार और उनके लोग, उनके नाना कैसे कट्टर कसाई के करीबी बने और कैसे कसाई बने, ये कहानी हमने आपको बताई। कैसे बिलावल भुट्टो बांग्लादेश के कसाई, ये कहानी हमने आपको आगे बताई। कैसे उनका परिवार बांग्लादेश में लाखों लोगों का कत्ल करने वालों को ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाता रहा, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन अब आपको बताते हैं कि 51 साल पहले भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे कर दिए थे। यह विश्लेषण आज आपको भारतीय सेना के प्रति गर्व की भावना से भर देगा।
आज ही का दिन था। जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए सबक है, बल्कि चीन जैसे देशों के लिए भी चेतावनी का काम करेगी। एक तरफ वो वायरल तस्वीर जिसमें आपने देखा चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के हाथों पिटते हुए नजर आए थे, ये तस्वीर आपने देखी थी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने तवांग में चीन के सैनिकों का क्या हाल किया होगा। दूसरी तस्वीर 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करते जनरल नियाजी की है। उस जमाने में देखिए, भले ही उस जमाने में 71 में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये तस्वीरें उस समय पूरी दुनिया में वायरल हुई थी। करारा झन्नाटेदार तमाचा 71 में पड़ा था। आज भी ये तस्वीर वायरल है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था, किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था, जिसमें 200-400 सैनिकों ने नहीं, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। 93,000। ये तस्वीरें दरअसल, ये जो तस्वीर है चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए को भी ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि भले ही 1962 का युद्ध हम उस वक्त हार गए थे, लेकिन उसके सिर्फ 9 साल बाद भारत ने एक देश की शक्तिशाली सेना को ना सिर्फ हराया बल्कि 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। वो तब का भारत था और आज का भारत तो उससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की बेहद शर्मनाक हार हुई थी। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। अमेरिका और चीन भी उस वक्त पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के कमांडर अब्दुल खान नियाजी ने भारत के सामने हथियार डाले थे। नियाजी युद्ध में 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 9,851 जख्मी हुए थे। इस शर्मनाक हार के लिए बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो जिम्मेदार थे। 1970 में देखिए, पाकिस्तान में 71 में ये लड़ाई हुई। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे, इसको समझिएगा, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान की आवामी लीग को बहुमत मिल गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हार गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो यानी कि नाना बिलावल भुट्टो के हार गए थे, और आवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, शेख मुजीबुर रहमान। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमान यानी कि बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज के पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमानों की, पश्चिमी पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो नहीं चाहते थे कि बंगाली मुसलमान उन पर राज करे, और भुट्टो ने इस हार को स्वीकार करने और मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाए जाने के विकल्प को मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने, पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं आज, इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल, क्योंकि मुजीबुर रहमान जीत गए, जुल्फिकार अली भुट्टो हार गए, उसके बाद क्या किया, पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल में कहर बरपाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट की आड़ में बंगालियों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया। क्रूरता की हदें पार कर दी, जो मैंने आपको बताया। एक रात में 7,000 लोगों को मार दिया गया। बलात्कार। पाकिस्तानी सेना के निशाने पर मुख्य रूप से बंगाली हिंदू थे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने तब के पूर्वी पाकिस्तान में करीब 30 लाख लोगों का नरसंहार किया था। 30 लाख लोगों का नरसंहार, और 4 लाख महिलाओं का रेप किया। यह दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार था जो बांग्लादेश में हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान ने किया था। इसके बाद बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आने लगे। भारत सरकार ने शरणार्थियों के लिए अपने पूर्वी बॉर्डर खोल दिए, और कुछ ही समय में इन शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। भारत के संसाधनों पर बोझ बढ़ने लगा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा था। भारत ने दरवाजे खोले, शरणार्थी भारत में आए। भारत इतनी बड़ी संख्या में हुआ यह कि शरणार्थियों की देखरेख करने में सक्षम नहीं था, और सबसे बड़ी बात, इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बारे में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से बात की कि पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान कत्लेआम कर रहा है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, और पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे नरसंहार को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इसके बाद मजबूरन भारत को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, वो आज पूरे देश को सुनना चाहिए। हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से
कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सकें और वहाँ की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुकें, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके, और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें। हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। ये स्वाभाविक था कि आस्ते आस्ते स्थिति बिगड़ती गई और बांग्लादेश के बहादुर जनता और मुक्ति बाहिनी ने एक लड़ाई लड़ी अपनी धरती के लिए और उन आदर्शों के लिए जिसके लिए हम भारत में भी पहले लड़े हैं और जो हमारे जीवन के बुनियाद हैं। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। लेकिन युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायु सेना ने पठानकोट, आगरा, अमृतसर में बम गिराए। इस जंग के दौरान भारत पर पूरी दुनिया का दबाव था। अमेरिका ने, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने 7वें बेड़े को समंदर में उतार दिया था। अमेरिका ने, चीन की तरफ से भी पाकिस्तान को मदद हासिल हो रही थी। जैसे ही भारत को खबर मिली कि अमेरिका का 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए रवाना हो चुका है, भारतीय फौज ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी सैन्य बेड़े के पहुंचने के पहले भारत की सेनाओं ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया, तीनों तरफ से घेराबंदी कर ली और ढाका में गवर्नर हाउस पर बमबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना का ऑपरेशन चारों दिशाओं से किया गया, एक उत्तर से, एक पश्चिमी दिशा से और एक पूर्वी दिशा से किया गया। भारतीय सेना के इतिहास में यह पहला ऑपरेशन था जिसमें तीनों सेनाओं ने इसको मिलकर चलाया था। पाकिस्तानी फौज से सरेंडर कराने की जिम्मेदारी सैम मानेकशॉ, सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जेकब को सौंपी, जिन्होंने इस घटनाक्रम के बारे में अपनी प्रसिद्ध किताब सरेंडर एट ढाका लिखी है। जेएफआर जेकब ने, उन्होंने लिखा कि सैम मानेकशॉ ने मुझे फोन किया, जैक जाओ और जाकर सरेंडर लो, जैक जाओ और जाकर सरेंडर लो। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जेएफआर जेकब ने। लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जेकब ने अब्दुल खान नियाजी को आत्मसमर्पण का दस्तावेज पकड़ाया। तो नियाजी ने कहा, कौन कह रहा है मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं? जेकब ने कहा, आपको सोचने के लिए 30 मिनट का समय देता हूं। जेएफआर जेकब ने कहा, 30 मिनट का समय देता हूं। उस वक्त पाकिस्तानियों के पास ढाका में 26,400 सैनिक थे। 26,400। भारतीय फौजी जानते कितने थे? सिर्फ 3,000। वो भी ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। 30 मिनट दिए, अगले 30 मिनट में सब कुछ बदल गया। नियाजी समर्पण को तैयार हो गए। 13 दिन में खत्म हुआ युद्ध। 93,000 सैनिक बंदी बनाए गए। भारतीय सेना के अफसर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंचे। पूरी सीक्वेंस समझिए। जनरल अरोड़ा के सामने ही पाकिस्तानी कमांडर ए के नियाजी ने सरेंडर कर दिया। दोनों लोग एक मेज पर बैठे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, आमने सामने बैठे। सरेंडर के प्रोटोकॉल के मुताबिक मेजर जनरल जेएफआर जेकब ने नियाजी को तलवार सौंपने को कहा, लेकिन उनके पास तलवार नहीं थी। तब जेकब ने उन्हें पिस्टल देने को कहा। नियाजी ने, ये वो तस्वीर है, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई भाई एक बार, आज पूरे बिलावल को आईना दिखाने के लिए तस्वीरें हैं ये। नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को दी। ए के नियाजी ने ये वो रिवॉल्वर, और फिर ए के नियाजी ने वर्दी से अपने बिल्ले उतारे। समर्पण करते वक्त ए के नियाजी की आंखों में आंसू आ गए। नियाजी कांपते हाथों से नियाजी ने सरेंडर के पेपर पर साइन किए। उस वक्त विदेशी पत्रकारों ने जानते क्या लिखा? लिखा कि युद्ध में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीख मांगे 75 फाइटर प्लेन को मलबे में मिला दिया था। भारत ने पाकिस्तान के 200 टैंक को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण के बाद भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानने लगी थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में दुश्मन को समर्पण के लिए मजबूर करने की मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। 51 साल पहले भारत ने ऐसी चोट दी थी जिसके दर्द से आज भी पाकिस्तान तिलमिलाता है, हाथ कांप रहे थे। लेकिन इस युद्ध ने भारत की तरफ से बड़ी भूल हुई थी, यह भी हमको समझना चाहिए। युद्ध के दौरान दरअसल पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के कई इलाकों में भारतीय सेना का कब्जा हो गया था।
हमारी फौज नियंत्रण रेखा को पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी कई किलोमीटर अंदर तक चली गई थी। हम जीत रहे थे। पाकिस्तान की 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत के पास आ गई थी और अपनी शर्त मानने के लिए पाकिस्तान को हम मजबूर कर सकते थे। कश्मीर मुद्दा भी खत्म हो सकता था। 93,000 सैनिक हमारे पास थे उनके, लेकिन शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने सद्भावना दिखाते हुए पाकिस्तान को पूरी जमीन लौटा दी, सैनिक रिहा कर दिए, 93,000 सैनिकों को भी वापस भेज दिया। अगर डिप्लोमेसी में इसे भारत की हार नहीं कहेंगे तो इसे बड़ी जीत भी नहीं कह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद उन अल्पसंख्यकों से मिलाएंगे जिसकी बड़ी चिंता है बिलावल भुट्टो को। कैसे भारत हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, दिखाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।